एडवोकेट शीतल स्वागत करती हूँ आपका आप ही के अपने चैनल लीगल बेनिफिट्स में। दोस्तों, आज हम जानेंगे मेंटेनेंस से जुड़े कुछ कानून के बारे में। तो आज हम जानने वाले हैं मेंटेनेंस क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस हैं सुप्रीम कोर्ट की। आज हम उसे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेंटेनेंस जरूरी नहीं है कि वाइफ ही हस्बैंड से मांगती है, हस्बैंड भी वाइफ से मांग सकता है। और भी बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जहां पर एक इंसान दूसरे इंसान से मेंटेनेंस मांग सकता है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चों से मेंटेनेंस मांग सकते हैं, बच्चे पेरेंट्स से मेंटेनेंस मांग सकते हैं, और ऐसे भी और भी अदर रिलेशनशिप्स होते हैं जहां पर मेंटेनेंस मांगा जा सकता है। यानी कि कोई अदर रिलेशन में भी आप हैं तो आप मेंटेनेंस के एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ वाइफ ही हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने के लिए ऐसी एप्लीकेशन कोर्ट में लगाती है, और भी ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हैं जहाँ कुछ अदर रिलेशनशिप्स में भी मेंटेनेंस की डिमांड की जाती है। दोस्तों, मेंटेनेंस से जुड़े प्रावधान आपको कई जगह अलग अलग कानून में अलग अलग सेक्शंस में मिल जाएंगे, जैसे कि सीआरपीसी का सेक्शन 125, स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 34, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24 और 25, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का सेक्शन 18, और साथ ही साथ आपको मेंटेनेंस के प्रोविजंस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी देखने को मिलेंगे। तो मेंटेनेंस के प्रोविजंस तो आपको अलग अलग जगह अलग अलग एक्ट्स में अलग अलग सेक्शंस में देखने को मिलते हैं। अब होता क्या है कि मैं यहाँ पर हस्बैंड वाइफ वाला ही एग्जांपल लेके चल रही हूँ क्योंकि ये मोस्ट कॉमन केस है। होता क्या है कि जो वाइफ्स हैं वो कई बार अलग अलग सेक्शंस में मल्टीपल एप्लीकेशंस लगाती हैं, जैसे कि वो 125 सीआरपीसी में भी एप्लीकेशन लगा देंगे और डीडी में भी लगा देंगे। उन्होंने 125 सीआरपीसी के साथ साथ 24-25 जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें भी एप्लीकेशन लगा दी है। तो इस तरह से वाइफ कोशिश करती है मैक्सिमम मेंटेनेंस लेने की। अलग अलग कोर्ट में अलग अलग सेक्शंस में जाकर अगर वो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाती हैं तो उन्हें ज़्यादा मेंटेनेंस मिलने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में अगर वाइफ ऐसा करती है तो कहीं ना कहीं ये हस्बैंड के साथ एक इनजस्टिस होता है। तो इस इनजस्टिस को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं अपने एक केस रजनीश वर्सेस नेहा में। क्या है वो गाइडलाइंस जिसकी वजह से अब मेंटेनेंस के केसेस को सॉल्व करना इजी हो गया है? आज हम इन सारी गाइडलाइंस पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जनरली होता क्या है कि जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड की इनकम ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश करती है और अपनी लाचारी भी ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश करती है। खुद को ज्यादा से ज्यादा मजबूर दिखाती है और हस्बैंड को ज्यादा से ज्यादा केपेबल दिखाती है। उसी तरफ अगर हम देखें दूसरी तरफ, तो हस्बैंड क्या करता है? हस्बैंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ज्यादा दिखाता है, इनकम को कम से कम दिखाता है, कई बार जीरो दिखा देता है। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस अक्सर इन केसेस में देखने को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स बताए हैं, कुछ गाइडलाइंस बताई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर वाइफ ने किसी एक कोर्ट में किसी एक सेक्शन में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई है और साथ ही साथ उसने दूसरी जगह दूसरे सेक्शन में भी एक एप्लीकेशन लगा दी है, तो पहले का और अभी का मैं दोनों सिनेरियो आपको बताऊंगी। तो पहले क्या होता था कि अगर वाइफ ने 125 में एप्लीकेशन लगाई हुई है तो वहां पर जो मेंटेनेंस डिसाइड होगा वो मेंटेनेंस भी उसको मिलेगा। दूसरी कोर्ट में दूसरी एप्लीकेशन जो उसने लगाई है वहां पर जो मेंटेनेंस डिसाइड हुआ है वो भी उसको मिलेगा। तो ऐसे वाइफ्स मैक्सिमम बेनिफिट्स अपने हस्बैंड से लेने की कोशिश करती थी और ऐसे में हस्बैंड के साथ गलत हो जाता है, नाइंसाफी हो जाती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है इस केस में कि जो वाइफ है अगर उसने दो जगह एप्लीकेशंस लगाई हुई हैं, सपोज कीजिए कि पहले उसने जहां एप्लीकेशन लगाई थी वहां पर 20,000 का मेंटेनेंस उसको पर मंथ अलाउ किया गया है कि जो 20,000 रुपीज उसे पर मंथ मिलेंगे। दूसरी जगह उसने दूसरे कोर्ट में जहां एप्लीकेशन लगाई थी वहां डिसाइड हुआ कि उसे 30,000 मिलने चाहिए, तो वहां पर उसे 30,000 डिसाइड हो गया कि 30,000 उसको मिलने हैं। अब क्या होगा कि पहले का सिनेरियो अगर मैं बोलूं तो 30 और 20 मिला के उसे 50 मिलते हैं, लेकिन अब का सिनेरियो कहता है कि 30 और 50 को देखा जाएगा और उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो वाइफ को मिलेगा। जो दूसरी कोर्ट है उसके हिसाब से कोर्ट को लगता है कि इसको 30,000 मिलने चाहिए, 30,000 के हिसाब से इसके एक्सपेंसेस हैं और इसको ये डिजर्विंग है 30,000 के लिए। तो 30 और 20 ऑलरेडी उसको मिल रहा है कहीं और से, तो वो क्या करेंगे कि उसको आपस में कंबाइन कर देंगे और देखेंगे जो डिफरेंसेस होंगे, यानी कि 10,000 का जो डिफरेंस आया है वो अब वाइफ को मिलेगा, यानी टोटल 30,000 वाइफ को मिलेगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो मेंटेनेंस है वो एप्लीकेशन की डेट से डिसाइड होगा, यानी जिस दिन एप्लीकेशन फाइल की गई है उसी दिन से मेंटेनेंस डिसाइड होगा।
अब मेंटेनेंस का क्वांटम कैसे डिसाइड किया जाए, यानी कैसे डिसाइड किया जाए कि कितना अमाउंट पे करना है, कितना अमाउंट वाइफ को मिलना चाहिए, कितना अमाउंट हस्बैंड को देना चाहिए, ये कैसे डिसाइड किया जाए। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों पार्टीज को अपने अपने एक एक एफिडेविट्स देने होंगे। उन एफिडेविट्स में उन्हें कुछ बेसिक जानकारी देनी होगी, जिसके हिसाब से ही जो क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस है वो डिसाइड होगा, यानी कि कितना अमाउंट मिलना चाहिए ये उस एफिडेविट में दी गई जानकारी के हिसाब से डिसाइड होगा। तो दोस्तों, इस एफिडेविट में दोनों पार्टीज को अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, शादी कहाँ हुई थी, कब हुई थी, किस एज में हुई थी, किस डेट को हुई थी, ये सारी चीजें बतानी होंगी। दोनों के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, दोनों के डिग्रीज क्या है ये बताना होगा। अर्निंग कैपेसिटी क्या है ये बताना होगा। वाइफ अगर शादी से पहले जॉब करती थी, कुछ अर्न करती थी, तो शादी के बाद अगर उसने छोड़ दिया है तो क्यों छोड़ दिया है, और अगर अभी भी अर्न करती है तो कितना करती है। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की इनकम कितनी है, ये बातें। साथ ही साथ उन्हें ये भी बताना होगा कि उनके इस मैटर से रिलेटेड या किसी अदर मैटर से रिलेटेड भी कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है, कोई अदर एप्लीकेशन तो नहीं लगाई गई है, ये सारी जानकारी वहां पर देनी होगी। तो ये जानकारी के हिसाब से कोर्ट क्वांटम ऑफ अमाउंट डिसाइड करती है। अब ये जो रूल्स हैं, ये जो एक फॉर्मेट है जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, वो अलग अलग हाई कोर्ट्स अपने हिसाब से इसमें कुछ ऑल्टरेशंस कर सकती हैं। एग्रीकल्चरल इनकम पे डिपेंड होने वाले रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये थोड़े से रूल्स अलग हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि दोनों पार्टीज में से किसी एक ने या दोनों ने अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है, किसी तरह की कोई गलत जानकारी कोर्ट को दी है, तो ऐसे में सेक्शन 190 एंड 340 ऑफ सीआरपीसी के हिसाब से उनके खिलाफ मुकदमा भी चल सकता है। कोर्ट में झूठी जानकारी देना, झूठे एविडेंसेस देना, ये भी अपने आप में अपराध है, तो इसमें भी मुकदमा चल सकता है। तो ध्यान रहे कि कोर्ट को किसी तरह की कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दें, क्योंकि कोर्ट से आप कुछ नहीं छुपा सकते, वो अल्टीमेटली उन्हें पता चल ही जाता है। तो इस तरह की चीजें करने की कोशिश ना करें अगर किसी के साथ ऐसा कोई केस चल रहा है तो। साथ ही साथ अगर किसी तरह की लीगल गाइडेंस की जरूरत है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। दोस्तों, अगर जानकारी आपको काम की लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद इंसान के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की टाइम टू टाइम जानकारी आप लोगों के लिए मैं लेकर आती रहती हूँ। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।